सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, हम इसका एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 216 एंड 17 दोनों पे है, तो उसी का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। बेसिकली चार ग्रुप्स है और हमें इनमें से बताना है कि जो कौन सा ग्रुप जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। तो ऐसे मटेरियल्स जो एनवायरनमेंट में ईजिली डिकम्पोज हो जाए बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा, ऐसे सब्सटेंस को हम बायोडिग्रेडेबल आइटम या सब्सटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रास इजली हो जाएगा, फ्लावर्स भी हो जाएगा, लेदर भी हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर है, ग्रास हो जाएगा, वुड हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं होगा। फ्रूट्स पील्स मतलब जो फल के छिलके हैं वो भी हो जाएंगे, केक भी हो जाएंगे, लाइम जूस भी हो जाएंगे। तो ये भी सही ऑप्शन है। केक हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ग्रास भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। अब फिर से यहाँ पे ग्रुप है, अब इसमें बताना है कि कौन से ग्रुप में फूड चेन है। जैसे ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, दूर दूर तक कोई फूड चेन नहीं है। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ये है, क्यों, ग्रास को गोट खाएगा और गोट को ह्यूमन, तो ये है। गोट, काउ एंड एलिफेंट नहीं है। ग्रास, फिश एंड गोट नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बी होगा, यानी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। यहाँ पे फिर से चार ग्रुप्स हैं, हमें बताने हैं कि इनमें से एनवायरमेंटली प्रैक्टिस कौन कौन से हैं। जैसे कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेज वाइल शॉपिंग, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कपड़ों के जो बैग होते हैं शॉपिंग के दौरान उसको कैरी करना, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल है। स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ये भी है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन हर स्कूटर, कहने कि पैदल स्कूल चल के जाना बजाय कि आप अपने मम्मी के साथ स्कूटर पे जाओ, ये भी अच्छी बात है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तो सारे ही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। कह रहे हैं कि अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को अगर मार दें तो क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इफ वी किल ऑल दी ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल देन ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल स्टॉप, ड्यू टू विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल स्टार्व एंड डाई और माइग्रेट टू अदर एरियाज। कह रहे हैं कि अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो क्या होगा, जो फूड यानी कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। अब जब ट्रांसफ़र रुक जाएगा तो क्या होगा, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो उनमें भुखमरी आ जाएगी, तो वो भी या तो मर जाएंगे या बाकी एरियाज में चले जाएंगे। द किलिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल विल ऑल्सो लीड टू द ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अगर एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो उसके जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, उससे जो प्रीवियस उसका जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई खाने वाला ही नहीं बचेगा ना। दीज इफेक्ट्स विल कॉज एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, और इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी किल ऑल दी herbivores एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा इन अ फॉरेस्ट, देन कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एक्सेट्रा विल नॉट गेट फूड। उदाहरण के लिए अगर हम हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हो गए, मान लो किसी जंगल में डियर है, रैबिट है, ठीक है, इन सबको अगर मार देंगे तो क्या होगा, जो कार्निवोर्स एनिमल है उस जंगल में जैसे कि लायन, टाइगर्स वगैरह, इनको भोजन ही नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये लोग खाते ही यही हैं। ड्यू टू दिस द लायंस एंड टाइगर्स एक्सेट्रा विल स्टार्व एंड डाई और माइग्रेट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड गो टुवर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट एंड अटैक पीपल। अब जब इनको जंगल में खाना नहीं मिलेगा तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है, इंसानों की जो बस्ती है, शहर है, गांव है, इनकी तरफ ये मूव करेंगे और हो सकता है कि फिर
ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू कर दें ये। मोर ओवर इन द एब्सेंस ऑफ हर्बीवोर्स लाइक डियर, रैबिट एक्सेट्रा, द पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स और वेजिटेशन विल इंक्रीज टू मच बिकॉज देर आर नो डियर और रैबिट्स टू ईट देम। जबकि हर्बीवोर्स एनिमल्स जैसे कि डियर, रैबिट्स वगैरह हो गए, जब ये लोग नहीं रहेंगे तो किनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा? प्लांट्स या फिर वेजिटेशन का, क्योंकि प्लांट्स को खाने वाले यही लोग हैं, और जब ये लोग गायब हो जाएंगे तो प्लांट्स या फिर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑल द इफेक्ट्स विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम, और ये सभी इफेक्ट्स, इससे क्या होगा? इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic levels? Can organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? देखिए, इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि क्या हम, अगर मान लीजिए एक ट्रॉफिक लेवल से किसी एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को हटा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या जो बाकी के ट्रॉफिक लेवल्स हैं उसके लिए वो चीज़ डिफरेंट होगा, अलग होगा? दूसरा चीज़ इन्होंने ये पूछा है कि इकोसिस्टम को बिना डैमेज किए क्या हम एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को हटा सकते हैं? तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल दी ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ, जो इम्पैक्ट है ना एक ट्रॉफिक लेवल से ऑर्गेनिज्म को हटाने का, ठीक है, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के लिए। ठीक है, मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से मान लीजिए कि ट्रॉफिक लेवल ए है, अगर उससे हमने ऑर्गेनिज्म को हटाया है, और एक ट्रॉफिक लेवल बी है, अगर उसमें से भी हमने ऑर्गेनिज्म को हटाया है, तो दोनों में डिफरेंट होंगे। अब देखिए, फूड चेन की मदद से समझते हैं, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये फूड चेन है, ग्रास, डियर एंड लायन। अब इसमें देखिए, इफ़ वी रिमूव ऑल दी लायंस द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, द नंबर ऑफ डियर विल इंक्रीज टू मच। अगर मान लीजिए ये जो लायन है, अगर हम इसको इस ट्रॉफिक लेवल से हटा देंगे तो ये जो डियर है ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डियर को खाने वाले लायन है। ठीक है, ऑल दिस डियर विल ईट अप ऑल द ग्रास एंड अदर प्लांट्स टर्निंग द फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट। अब देखिए, जब लायन को ही हटा दिया तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये जो ग्रास है इनकी पॉपुलेशन कम होगी। ये लोग क्या करेंगे? फॉरेस्ट को डेजर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ वी रिमूव ऑल द डियर एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, द लायंस विल नॉट गेट सफिशिएंट फूड, दे विल स्टार्व एंड डाई। अगर हम डियर को हटा दें तो लायन को फूड कहाँ से मिलेगी? अब ग्रास तो खाएंगे नहीं, शेर घास तो खाएगा नहीं, तो क्या होगा? जो लायन है ये भूखे भूखे रह रह के मर जाएंगे। Deer eat grass and other green plants, so the amount of grass and other green plants will increase too much। ठीक है, अब जब डियर को हटा देंगे तो ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरा चीज़ जो उन्होंने पूछा था उसका आंसर है नो, ऑल दी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। बिना इकोसिस्टम को डैमेज किए हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल से किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं हटा सकते। मतलब जब भी हटाएंगे तो इकोसिस्टम पे डैमेज तो होगा ही। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, क्या इस मैग्निफिकेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट इकोसिस्टम के डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होगा? ठीक है, दो चीज़ पूछा है, तो चलिए आंसर देखते हैं। द हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड चेन एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्लांट लेवल एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड थ्रू फूड चेन्स। दिस हार्मफुल केमिकल्स गेट कंसनट्रेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। कह रहे हैं कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, ये फूड चेन में एंटर करते हैं किस लेवल पे? प्रोड्यूसर लेवल पे। प्रोड्यूसर लेवल यानी प्लांट लेवल पे। ठीक है, और जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र, फूड ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसके थ्रू वो फूड चेन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वो जो केमिकल है हार्मफुल वो सभी ट्रॉफिक लेवल्स पे क्या होगा? कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स
या हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन के माध्यम से एक ही जगह इकट्ठा होने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाए, बढ़ने लग जाए, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Pesticides are non-biodegradable chemical, so they get accumulated at each trophic level. पेस्टिसाइड्स क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, ठीक है, और ये एक ही ट्रॉफिक लेवल पे, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। उस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसका आंसर है यस, द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के लिए डिफरेंट होगा। उदाहरण के लिए इन द फूड चेन, ये देखिए फूड चेन है, प्लांट और यहाँ एरो आना चाहिए गोट और ऐसे मैन, ठीक है, प्लांट गोट मैन। कि अब जैसे प्लांट गोट मैन ये जो फूड चेन है, द हार्मफुल केमिकल्स एंटर इनटू प्लांट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। सबसे पहले जो केमिकल है प्लांट्स के अंदर एंटर करेगा सॉइल एंड वाटर के थ्रू। व्हेन गोट ईट दीज प्लांट्स द केमिकल्स एंटर इनटू गोट्स बॉडी। अब जो गोट उस प्लांट को खाएगा तो वो गोट के शरीर में जाएगा। एंड अल्टीमेटली व्हेन अ नॉन वेजिटेरियन मैन ईट्स द गोट मीट द हार्मफुल केमिकल्स आर ट्रांसफर्ड टू हिज बॉडी। और जब कोई नॉन वेजिटेरियन आदमी जब इस गोट को खाएगा, मांस जो लोग खाते हैं, तो वो केमिकल उसके शरीर में भी जाएगा। द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल। कह रहे हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होता है। इन द अबव गिवन फूड चेन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मिनिमम इन द प्लांट्स, हायर इन द गोट एंड मैक्सिमम इन मैन। अब ये जो फूड चेन था ना, प्लांट गोट और मैन, ये क्या है? प्लांट में बहुत कम होगा केमिकल, ठीक है, गोट में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा वो जो मैन खाएगा उसमें केमिकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। कह रहे हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसे हम जनरेट करते हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए इसका आंसर है द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी मेड लेस टॉक्सिक इजिली, सो दे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस एज वेल एज द इन्वायरमेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, उसको हम, उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको हम कम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है कम करना। इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, some of the non-biodegradable waste such as pesticides like DDT and metals like mercury enter the food chain of humans। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स DDT हो गया, कुछ मेटल्स मरकरी है, ये हमारे फूड चेन में एंटर करता है। दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज गेट कंसंट्रेटेड इन ह्यूमन बींग्स एंड डैमेज देयर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल देखो हमारे फूड चेन में चला गया, अब ये हमारे शरीर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा, और ये हमारे हेल्थ को लंबे समय तक के लिए अफेक्ट कर सकता है। These excessive use of non-biodegradable fertilizers in agriculture makes the soil either too much acidic or too much alkaline। आजकल ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में, इससे क्या होता है, मिट्टी या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है। When the soil becomes too acidic or too alkaline, the crop yields is reduced। ठीक है, और जब ये सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है तो जो खेती है वो कहीं ना कहीं, क्रॉप यील्ड है ये कहीं ना कहीं घटने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। इफ़ वी वेस्ट, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम सारे ही वेस्ट बायोडिग्रेडेबल जनरेट करेंगे तो क्या इसका एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इवन इफ ऑल द वेस्टेज वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अगर हम सभी वेस्ट बायोडिग्रेडेबल ही जनरेट करेंगे ना फिर भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज टू मच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द डिकम्पोजर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द राइट टाइम। ये ऐसा इसलिए क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
अब उसको डिकम्पोज कौन करेगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं ना राइट टाइम पे। तो उसको एकदम से नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर राइट टाइम पे नहीं किया जा सकता, उसको डिकम्पोज करने में समय लगता है। ड्यू टू दिस द बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज विल गो ऑन accumulating in the environment and act as pollutants resulting in harmful effects on the environment। इसकी वजह से क्या होगा, देखो डिकम्पोज बहुत स्लोली होगा और वेस्ट बहुत ज़्यादा डेली का डेली हम जनरेट करेंगे, तो ये धीरे-धीरे क्या होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा और पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करने लगेगा। इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स दिखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, द रॉटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फ्लाइज एंड कॉकरोच एक्सेट्रा विच स्प्रेड डिजीज। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जब वो सड़ने लगते हैं तो वहाँ से आपको पता है बहुत ज़्यादा मक्खी, कॉकरोच, मच्छर पैदा होने लगते हैं और ये क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। Moreover, the rotting biodegradable waste emit foul smell in the environment which makes the life of people miserable। इसके अलावा इतनी गंदी दुर्गंध आती है कि इंसान का जीवन तबाह कर देता है ये। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। Why is the damage to the ozone layer a cause of concern? What steps are being taken टू लिमिट दिस डैमेज? कह रहे हैं कि ओजोन लेयर का जो डैमेज है उसको बहुत ज़्यादा आजकल कंसर्न में है, हर कोई अवेयर कर रहा है ना, हमें पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों? और कह रहे हैं कि कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इस डैमेज को लिमिट करने के लिए। देखिए, द ओजोन गैस लेयर हाई अप इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ because it absorbs most of the harmful ultraviolet radiations coming from the sun and prevents them from reaching the earth। यानी कि जो ओजोन गैस लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत ऊंचाई पे है और पृथ्वी पे जो ये जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि सन से अर्थ की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज डैमेज टू ओजोन लेयर विल मेक इट थिनर विच विल अलाउ much more harmful ultraviolet radiations coming from the sun to reach the earth। कह रहे हैं कि ये ओजोन लेयर के डैमेज को कंसर्न में इसलिए लिया गया है क्योंकि ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और जब ये बिल्कुल पतला हो जाएगा तो क्या होगा, जो रेडिएशंस है ना डायरेक्ट हमारे धरती पे आने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी फिर आने लगेंगे। These ultraviolet radiations can cause skin cancer in humans। और अल्ट्रावायलेट रेज ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर को ला सकता है। दे कैन ऑल्सो डैमेज दी आइज बाय कॉजिंग एन आई डिजीज कॉल्ड कैटरैक्ट। इसके अलावा आँखों की एक बीमारी होती है इंसानों के अंदर जिसे कैटरैक्ट कहते हैं, वो भी इस वजह से हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज इम्यून सिस्टम बाय लोअरिंग द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिजीज। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है और हमें पता है इम्यून सिस्टम अगर अफेक्ट करेगी तो जो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ने लगेंगे। दे ऑल्सो डैमेज क्रॉप प्लांट्स को भी डैमेज करेंगे। इनफैक्ट इफ टू मच डैमेज अकर्स टू दी ओजोन लेयर एंड इट डिसअपियर्स कम्प्लीटली देन ऑल दी लाइफ ऑन दी अर्थ वुड बी डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली। अगर मान लीजिए कि जो ओजोन लेयर है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो समझ लीजिए कि पृथ्वी पे जो जीवन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ठीक है, ये जो डिप्लीशन है इसका कौन से केमिकल के यूज की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विश में यूज होता है और एरोसोल स्प्रेयर में यूज होता है। सो इन 1987 इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम forged an agreement among its member countries to freeze CFC production at 1986 level। 1987 में क्या होता है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP जो है, इन्होंने सबको अवेयर किया, नेबर कंट्री को या वर्ल्ड को अवेयर किया कि जो CFC है उसका यूज़ जो है कम किया जाए या बंद किया जाए। इसलिए आजकल आपको वो CFC वाले बल्ब भी नहीं दिखते होंगे। The chlorofluorocarbons are now being replaced by hydrofluorocarbons
विच डू नॉट डैमेज द ओजोन लेयर। इसीलिए उसको रिप्लेस करके अब क्या यूज करने लगे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन लेयर को अफेक्ट नहीं करता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।